लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताया था। अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें किया कैसे जाता है। तो कुछ ऑथर्स थे जो मैनेजमेंट को रिगार्ड करते थे एज अ साइंस, और कुछ ऑथर का बोलना था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट रिगार्ड किया जाएगा। कैसे? साइंस में होता क्या है, साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स। साइंस में कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग चला जाता है। अब साइंस थंब रूल होता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो लगातार फॉलो किया जा रहा है। बहुत पहले जो मैनेजमेंट के जो प्रोफेसर्स थे वो कुछ ना कुछ हमको प्रिंसिपल्स देके गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आज भी बहुत सारे काम या टास्क कंप्लीट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस बोलने का मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब आपको करना क्या है उसका पूरा नॉलेज रहेगा, और उसके अलावा इसमें ये भी बताया जाता है कि इसके लिए आपके पास एक बुक्स, कोई भी बुक्स इसके लिए रहता है ताकि आप बुक को प्रेफर करके भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और भी आगे ले जा सकते हो। बहुत सारे बुक है, जैसे मार्केटिंग में एक आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके ऑथर हैं फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर भी बताते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलने का मतलब बोल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं या कोई बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स मतलब जैसे साइंस होता है, साइंस में भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुए रहते हैं, जैसे कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, जिनको मिक्सअप करके कोई ना कोई एक कंपाउंड बनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर, या फिर ह्यूमन बिहेवियर को रीड किया जाता है। अब ह्यूमन क्या है, हेटेरोजेनियस टाइप के हैं, हर बंदा अलग अलग है, हर बंदे की सोच अलग अलग है, थिंकिंग अलग अलग है, परसुएसनेस अलग अलग है, और मार्केट में अगर वो कुछ परचेस करना चाहता है तो वो अलग अलग डिमांड करेगा, अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करेगी उसकी। तो कोई भी मतलब परफेक्ट नहीं होता, और हमको यहाँ पर मैनेजमेंट में बेसिकली हमको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको लिया जाता है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स क्या है, हर जगह यूनिवर्सल रहते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे किया जाता है, जैसे ह्यूमन के रेशनलिटी पे, ह्यूमन के इमोशनलिटी पे, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि हर एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा फ्रूटफुल नहीं होता, इसलिए कभी कभी मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है या सोशल साइंस भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे साइंस पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है, साइंस में जो भी थंब रूल दिए गए थे, जो भी प्रिंसिपल्स बोले गए थे, वो सब जगह एक जैसे ही चलते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मोस्टली सब जगह एक जैसे ही चलते हैं। बस हाँ, डिफर कहां पर करता है, मार्केट के ऊपर। मार्केट क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इंडिया का मार्केट क्या है, इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, इंडिया में इन्वेस्टर्स अलग अलग टाइप के हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल डिफर कर सकते हैं। नॉर्मली मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही होता है। तो ये था मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट आप जानते हो कि आर्ट क्या होता है, अपने स्किल को, अपने एक्सपर्टीज को और डेवलप करना और ग्रो करना, या अपने क्रिएटिविटी को पुट करना कहीं ना कहीं पे। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट में भी हर बैट्समैन एक जैसा नहीं होता, स्ट्रेट ड्राइव हर कोई एक जैसा नहीं खेलता। स्ट्रेट ड्राइव एक शॉट होता है जो सचिन तेंदुलकर जिसके लिए बहुत पॉपुलर है, तो ये उसका आर्ट है, ये उसकी क्रिएटिविटी है। तो बेसिकली आर्ट मतलब क्रिएटिविटी पुट करना। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें भी कुछ ना कुछ थ्योरीज होते हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ बुक्स को प्रेफर किया जाता है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाया जाता है आपकी क्रिएटिविटी। क्योंकि देखो, जैसे पढ़ना है या टीचर है, या टीचर क्या है, पढ़ाई तो वैसे ही करता है, हर कोई एक जैसा ही एक्सप्लेन करता है। उसको अगर पॉपुलर होना है या उसको अपने बच्चों को अट्रैक्ट करना है, अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो क्या उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, ताकि उसके बच्चों को वो जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो एग्जैक्टली समझा पाए। जैसे खान सर आप लोग देखे होंगे, अभी बहुत पॉपुलर हुए हैं। खान सर के थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं ताकि लोग उसको समझे, उनको देखें, बार बार देखें। ठीक है, तो वैसे ही मैनेजमेंट एज एन आर्ट बोलने का मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना। और यहाँ पे आप हर चीज को कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जिनको आपको लेके चलना ही पड़ेगा। क्रिएटिव कहाँ पर करना है, जब आपको मार्केट में उतरना है। जैसे बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं,
अलग अलग एनवायरनमेंट में बिजनेस को सर्वाइव करने में या फिर प्रॉफिट या ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, तब आपको कुछ क्रिएटिव करना है। जैसे चॉकलेट्स का एग्जांपल देता हूं। एक बहुत पॉपुलर चॉकलेट है डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क क्या करता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव ऐड लाता है। जैसे वो फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग भी कई बार ऐड करता है। जैसे रक्षाबंधन एक त्योहार है, रक्षाबंधन त्योहार के टाइम क्या करता है, वो एक ऐड लाता है, भाई बहन लोगों को लेके आ जाता है, उनके जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। क्रिएटिवनेस ये होता है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ अलग करना है। जैसे मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव होते जाती है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है या जो भी पॉपुलेशन है उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, और आप जब तक आप नया नहीं करोगे आपको उतना कोई पसंद नहीं करेगा या आपके थ्रू कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। पर्सनलाइज एप्लीकेशन बोलने का मतलब इसमें खुद किया जाता है। हर चीज आपको बुक से नहीं बताई जा सकती, या जो चीजें बुक में दी है वो हर चीज प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए पर्सनलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। यहाँ पर एक पर्सन होता है, पर्सन ही इसको, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को रीड करना है। सबसे पहले जब मैं आपको बताया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब आपको ह्यूमन बिहेवियर को रीड करना है। तो जब तक आप ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप कैसे आप उसको क्रिएटिव, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी उसको कैसे बता पाएंगे। जैसे सिंगर का एग्जांपल देते हैं। सिंगर लोग क्या होते हैं, गाने तो अभी बहुत पहले से चले आ रहे हैं, सॉन्ग्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल देखना एक सिंगर है नेहा कक्कड़ जो बहुत फेमस हो गई है। वो क्यों फेमस हो गई है, वो पुराने जो गाने थे उनको नए वर्जन में यहाँ पर लेके आई और थोड़ा सा क्रिएटिव की, इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। बताना ये, और यहाँ पर आपको खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए ये बोल रहा है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे अभी मैं सिंगर का एग्जांपल दिया था, इसमें भी बहुत सारे राग होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपको बेसिकली पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको परफेक्शन तभी मिलेगा जब आप लगातार उस चीज को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स में भी कुछ लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तभी वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो पाते हैं। तो ये था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बेसिकली मैनेजमेंट एक पाथ है जो प्रोफेशनल्स के लिए आज के डेट में सबसे बेस्ट पाथ साबित हो रहा है। आपको अगर कहीं पर जाना है या फिर कोई भी चीज करना है, तो अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, अगर सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपका जो पाथ आपको बना है वो आपको एक सही डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचाएगा। वैसे ही मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं जो लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या रहती है, ट्रुथ बताती है आपको, जो कि होना चाहिए जैसा होता है। मार्केट में आपको किसी से डील करना है तो बुक्स में आपको बताया जाता है कि कस्टमर को कैसे रीड किया जाता है। बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं जो बुक्स आपको प्रेफर करके ही पता चल पाता है, इसलिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पे हर कोई एंट्री नहीं पा सकता। जैसे प्रोफेशनल्स में, जैसे डॉक्टर, लॉयर, आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए उसके लिए। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अगर आपको चूज करना है तो आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए। जैसे लोग एमबीए करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल बनने के लिए। अगर जैसे डॉक्टर है वो भी प्रोफेशनल्स है, लॉयर है वो भी प्रोफेशनल्स है, टीचर है वो भी प्रोफेशनल्स है। इन लोगों को क्या है, एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, तो हर कोई इस पर्टिकुलर पाथ में नहीं आ सकता। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक चीज और, जितने भी टाइप के मैनेजमेंट है या जितने भी टाइप के प्रोफेशनल्स हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सबका कुछ ना कुछ एसोसिएशन होता है। जैसे आप आईएमए सुने होंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो पूरे डॉक्टर्स को क्या है उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जितने भी लॉयर्स हैं वो उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल्स जो मैनेजर बनते हैं उनके लिए AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, न्यू दिल्ली, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन बनते हैं जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है, और ये होना जरूरी है। इसी को सिंडिकेट काइंड ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। सिंडिकेट मतलब जहां पे सब लोग एक जैसा ही बिहेव करते हैं, सब लोग एक पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ताकि हर चीज सिस्टम के अकॉर्डिंग चल पाए। फोर्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड एंड कंडक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल्स वो सब के सब किसी न किसी एसोसिएशन से लिंक्ड रहते हैं, किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़े रहते हैं। तो वो एसोसिएशन डिसाइड करता है कि आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, मतलब आपके एथिक्स टुवर्ड्स कस्टमर, टुवर्ड्स सप्लायर, टुवर्ड्स एवरीबॉडी,
आपके एथिक्स क्या होंगे। तो यही बताता है। जैसे आप देखते हो कि बेसिक डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं, ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। डॉक्टर को पेशेंस रखना जरूरी है, ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। वैसे ही प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, किससे डील करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं, अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो कई बार कस्टमर से डील करते हैं। कस्टमर से आपको कैसे डील करना है, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कस्टमर क्या हेट्रोजीनियस टाइप का होता है, मतलब अलग अलग चॉइसेस वाला हो सकता है, तो आपको उसको कैसे डील करना है। तो आपको बिल्कुल पेशेंस में काम करना है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, ये आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। अडल्टरेशन को बढ़ावा देना, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देना, करप्शन को बढ़ावा देना, ये आपके एथिक्स में बिल्कुल नहीं आता। और फाइनली सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल्स सर्विस मोटिव है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, एक अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करना, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो एक अवेयरनेस प्रोवाइड करना। जैसे आप बहुत सारे ऐड देखे होंगे, इसमें भी क्या प्रोफेशनल्स का ही एक कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्हीं लोग का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसे कई बार बताता है कि आपका काम क्या है, जैसे ऐड के थ्रू भी बताता है। जैसे एक है शांति आंवला, निहार शांति आंवला, उसमें ये बताता है कि इसमें का 1 रुपया जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा की ओर। ये बताना क्या चाह रहा है, ये अवेयरनेस फैला रहा है कि भैया अगर आप प्रोडक्ट ये यूज कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्राइस से कुछ पोर्शन क्या करते हैं, जो एक ऐसा भी एक सेगमेंट है जो पढ़ाई नहीं कर पाता, उनके एजुकेशन पे हम लोग पुट अप करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अवेयरनेस है। जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे एक्टर्स आए बॉलीवुड के, या फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू मास मीडिया या टेलीविजन। बेसिकली मास मीडिया का एक एग्जांपल होता है टेलीविजन। टेलीविजन के थ्रू आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करो। ये सब क्या होता है, अवेयरनेस फैला, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल्स का काम होता है। अब यहाँ तक के पार्ट जो था ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। इसके बाद एक पार्ट आएगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट में अलग अलग लेवल्स होते हैं। खासकर इस टाइप के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है या कंपनी होती है, वहां पे देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है टॉप लेवल, सेकंड आता है बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, और फाइनली आता है बॉटम लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी इसको बोला जाता है। टॉप लेवल क्या होता है, जहां पर सीईओ बोलने का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सब के सब टॉप लेवल में आते हैं। मिडिल लेवल में जितने भी टाइप के मैनेजर्स होते हैं, जैसे होता क्या है, बहुत सारे बिजनेस यूनिट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं वो सब के सब मिडिल लेवल में आते हैं। और फाइनली सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल बोलने का मतलब जहां पर सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो बेसिकली अल्टीमेट टास्क इन्हीं लोग परफॉर्म करते हैं। अब इसमें मैं एक एरो बनाया हूं, आप देखिएगा एरो, यहाँ पर ये डाउनवर्ड एरो है। डाउनवर्ड एरो बोलने का मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जाता है क्या, अथॉरिटी। कभी भी अगर आपको अथॉरिटी शेयर होती है तो वो हमेशा टॉप लेवल से बॉटम लेवल में ही शेयर होती है। ये क्या है इसलिए बता रहा हूं, इससे कुछ केस स्टडीज बनते हैं। और वैसे ही एक है अपवर्ड वाला एरो है। अपवर्ड वाला एरो में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमेशा बॉटम से टॉप में जाती है। आपका जो मैनेजर है वो आप अपने सबऑर्डिनेट से पूछेगा कि कितना टास्क हुआ है। अगर उसको कुछ पावर देना है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को देगा। वैसे ही जैसे अभी बताया मैं, अथॉरिटी क्या है, हमेशा सुपीरियर नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग लेवल थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस में। तो सबसे पहले टॉप लेवल के फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। बेसिकली ये लोग क्या काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं इसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बताऊं तो बेसिकली टॉप लेवल के लोग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं, जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको। 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसमें से जो दो है और जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट के हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, वो किसका काम होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाना। अब प्लान और पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है,
याद रखना प्लान शॉर्ट टर्म होता है, मोस्टली शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे आप बैंक गए होगे तो बैंक बोलते हैं कि सर हमारे बैंक की पॉलिसी है कि आपको जब भी अगर अकाउंट ओपन कराना है, 10,000 के ऊपर विड्रॉ करना है अमाउंट, तो आपको पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। ये उनकी पॉलिसीज होती है। आपने 10,000 के ऊपर पैन कार्ड नहीं लगता, 50,000 के ऊपर लगता है, लेकिन मैं बता पॉलिसीज हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। प्लान्स लेकिन शॉर्ट टर्म होते हैं। प्लान्स कभी कभी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना गया, अब मान लो की बात आपका जो यूनिट है वो सैनिटाइजर बनाता है, तो वो क्या प्लान करेगा कि अलग अलग फ्लेवर्स में लेके आए ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब कस्टमर क्या है, पहले नॉर्मली सैनिटाइजर का उतना यूज नहीं होता था, बहुत कम ही लोग होते थे जो सैनिटाइजर का यूज करते थे, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का। लेकिन जैसे ही कोरोना एक पेंडेमिक आया तो मोस्टली सबके सब इसमें आने लग गए, इसको यूज करने लग गए। तो जैसे बड़े बड़े ब्रांड है, डेटॉल है, सेवलॉन है, ये सब क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। लेकिन जो सैनिटाइजर वाला प्लान है वो जिंदगी भर चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, वो तो पर्टिकुलर पेंडेमिक के टाइम में ही चलेगा। कोई नहीं चाहता कि कोरोना जिंदगी भर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या करेगा, कौन से टास्क करेगा, कौन से एक्टिविटीज करेगा, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, टॉप लेवल, ठीक है। आगे आते हैं, असेंबलिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग वाले पार्ट में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं इन लोग, असेंबलिंग करते हैं जो भी रिसोर्सेज आपको लगेंगे। जैसे आप प्लानिंग में क्या करते हो, बेसिकली आप प्लान करके रखते हो कि भैया मेरे को इस टाइप का बिजनेस करना है। अब उसके लिए आपको अलग अलग फिजिबिलिटी टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे फिजिबिलिटी बोलने का मतलब वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, तो फिजिबिलिटी टेस्ट में भी 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे टेक्निकल हो गया और इकोनॉमिकल हो गया और कैपिटल या लायबिलिटी हो गया। टेक्निकल फिजिबिलिटी बोलने का मतलब आपका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करेगा या नहीं, ठीक है। और इकोनॉमिकल बोलने का मतलब वो पैसे जनरेट करेगा कि नहीं। लायबिलिटी बोलने का मतलब आपका जो बिजनेस है उतना कैपिटल आप पुट अप कर पाओगे कि नहीं। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। अब जो आपका ओनर है वो क्या किया, प्लान तो करके रख लिया, अब उसके लिए सेटअप भी तो बनाना पड़ेगा, चाहे फिर वो मैन मेड रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो, ठीक है। तो ये सब रिसोर्सेज कौन लेके आता है, हमेशा टॉप लेवल। उसके अच्छे या बुरे होने की गारंटी किसकी रहती है, टॉप लेवल की। फाइनली एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने का भी काम किसका रहता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताता हूं। बिजनेस एनवायरनमेंट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया। ये सब एक्सटर्नल, बेसिकली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं बिजनेस के वो सब होते हैं। तो इनसे कौन डील करता है, इनसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डील करता है, क्योंकि मिडिल लेवल वाला है, सुपरवाइजर लेवल वाले को ये सबसे कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर आपको मान लो कोई गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने हैं या उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए तो कौन रिस्पांसिबल होगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। समझे यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। बेसिकली ये क्या करता है, ये लिंकर है, समझ लीजिए। लिंकर किनके बीच, टॉप लेवल और बॉटम लेवल या सुपरवाइजर लेवल के बीच में। ये लिंकर कैसे है, ये यहाँ की बातों को इंटरप्रेट करता है रिजल्ट, और किनको एक्सप्रेस करता है, सुपरवाइजर लेवल को, ठीक है। यहाँ से जो भी डिसीजंस आते हैं वो उनको नीचे लेवल तक बताने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल। सबसे पहला फंक्शन इसका यही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्लान्स या जो भी रिटन उनको ओरली जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जो वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस ऐसा हो, तो उनको एक्सप्रेस कौन करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्रेस करता है कि इनको सुपरवाइजरी लेवल को। सुपरवाइजरी लेवल को समझाता कौन है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें मैनेजर्स आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, लाइक जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते थे, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को एक साथ रखते थे। लेकिन इनका काम क्या रहता है, इनका जो अपने डिपार्टमेंट का जो भी टास्क है उनको ऑर्गेनाइज करके रखना, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी अलग अलग टास्क हो सकते हैं, ठीक है। फाइंडिंग और रिक्रूटिंग द एम्प्लॉइज। रिक्रूटिंग बेसिकली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सबके सब इसमें आता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग किसका काम है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग किसका काम है, बेसिकली मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग किसका काम है, सुपरवाइजरी लेवल का। तो आगे बढ़ते हैं, इनका मेन काम क्या रहता है, एक ऐसा बंदा, राइट पर्सन
सेलेक्ट करना या रिक्रूट करना पर्टिकुलर एक जॉब के लिए, ठीक है। तो ये इनका काम रहता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर ना, जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, जो भी स्टाफिंग के प्रोसीजर आते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलप, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करना, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन किसको? सुपरवाइजरी लेवल को। और अपने जो डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज है या जो को वर्कर्स बोला जाता है, उनको लगातार मोटिवेट करना, उनको लगातार ये बताना कि उनका जो सेट टारगेट है उसके लिए कैसे और अच्छे से काम किया जा सके। अब मोटिवेशन भी 2-4 टाइप के होते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा बताता हूँ। मोटिवेशन जैसे बोलने का मतलब मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी होता है। और बेसिकली हम लोग सबके सब इंसान है, ह्यूमन है। और ह्यूमन क्या है, जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा तब तक वो अपने आप को इनहांस नहीं कर पाएगा। तो मोटिवेशन मॉनेटरी इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आपको बताया गया कि आपको आपके पास एक रिवॉर्ड है, आप 12th में इतने परसेंट लेके आओगे, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक मोटिवेशन है, ये कोई लालच नहीं है, बेसिकली ये एक टाइप का मोटिवेशन है कि आपको और अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक अप्रिशिएशन मिलेगा। तो इस टाइप का होता है मोटिवेशन। कोऑपरेट विद अदर्स डिपार्टमेंट, आपको अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ जो और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके साथ भी कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। जैसे बेसिकली होता क्या है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे प्रोक्योरमेंट एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, R&D एक अलग हो गया, सेल्स एक अलग हो गया, फाइनेंस एक अलग हो गया, मार्केटिंग एक अलग हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है, सबके साथ कोऑपरेट होकर चलना है ताकि मेन आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इजीली और स्मूथली अचीव हो पाए, ठीक है। तो ये था मिडिल लेवल के फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग सुपरवाइजर लेवल, इनके फंक्शंस की ओर। सबसे पहला इनका फंक्शन होता है रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉइज। जो भी वर्कर्स इनके साथ काम कर रहे हैं, इनका अगर कोई ग्रीवियंस है या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने सुपीरियर को बताते हैं। इनके सुपीरियर कौन है? मिडिल लेवल। ये अपने सुपीरियर को बताते हैं, इनका सुपीरियर है टॉप लेवल, ठीक है। नॉर्मली क्या है, वर्कर्स के अमाउंट ग्रीवियंस होता ही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, ठीक है। तो ये सब ग्रीवियंस को जब तक आप अपने सुपीरियर को नहीं बताओगे तब तक ग्रीवियंस क्लियर नहीं हो पाएगा। ग्रीवियंस मतलब कुछ ना कुछ मन में किसी किसी के चलते रहता है। जैसे मैं इतना टास्क किया, अभी सर वादा किए थे कि अपने जो मैनेजर हैं वो हमको प्रॉमिस किए थे कि अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम सबको थोड़ा थोड़ा 10% भी कुछ ना कुछ मिलेगा एज अ बोनस, लेकिन अभी तक नहीं मिला, तो ये मेरा ग्रीवियंस हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रीवियंस होते हैं। तो जब तक ये सुपीरियर तक ना जाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सुपरवाइजर लेवल का मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी ग्रीवियंस है उनके वर्कर्स के, उनके को-वर्कर्स के, उसको अपने अपर लेवल तक पहुंचाना। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन बोलने का मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पर का वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर मान लो बात आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हो, तो जो मशीन्स हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। उनका मेंटेनेंस लगातार होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से टूटा फूटा है और कोई वर्कर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये सब की जिम्मेदारी या रिस्पांसिबिलिटी किसकी रहती है? सुपरवाइजर लेवल की, कि वो उनको अपने जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और भी जो चीजें हैं उनको सबको मेंटेन करना, उनका प्रॉपर देख रेख करना, ठीक है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। वर्कर की सेफ्टी के लिए भी ध्यान देना। वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अब आजकल तो सब लिबरल हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मेल वर्कर ज्यादा है, फीमेल वर्कर कम है, तो बेसिकली फीमेल वर्कर थोड़ा सा awkward फील करती है कि वो मेल है, वो क्या सोचेगा, या कुछ बोल दिया तो, या अब्यूज कर दिया तो। नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो ये सब किसका काम है? ये सुपरवाइजर लेवल का काम है कि ये सब चीजों का भी ध्यान रखा जाए। अगर कोई बॉयलर है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो और कोई मशीन है वो टूट के नीचे गिर गया तो किसका प्रॉब्लम? तो ये सब चीज को कौन देखेगा? सुपरवाइजर लेवल। क्वालिटी स्टैंडर्ड, आप जो भी गुड्स बना रहे हो उसको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? सुपरवाइजर लेवल का। क्वालिटी बोलने का मतलब क्या है? देखो, हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना चाहिए। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना किसको? सोसाइटी को, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर लेवल का काम है। और फिर फाइनली बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स और को-वर्कर्स। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके मोरल को भी हाई करना, उनको भी लगातार बूस्ट करना कि तू अच्छा और परफॉर्म कर सकता है। फिर जैसे कि होता क्या है, बहुत जगह ऑर्गेनाइजेशन में आप देखना
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस टाइप का एक अप्रेजल दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसको लगातार मोटिवेट किया जा सके। लेकिन जो ग्राउंड लेवल वर्क है वहां पे आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे, वहां पे बूस्ट किया जाता है कि तू और काम कर, तू और अच्छे से कर। ठीक है, बूस्ट करने से क्या फायदा होता है कि अगर जो एम्प्लॉइज एक दिन में 4 से 5 प्रोडक्ट बनाता था, वो क्या होता है 2-3 और बना दे, और अल्टीमेटली किसका फायदा होगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसका अचीव होगा। तो सुपरवाइजरी लेवल एक ऐसा लेवल है जो सबसे ज्यादा एफर्ट पुट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये याद रखना। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि मार्केट तक कैसे पहुंचना है, मार्केट, और जैसे कई बार कस्टमर के ग्रीवियंस होते हैं, उसको भी लेके आना, उसको भी कलेक्ट करना। तो ये था फाइनली फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो अच्छी बात है। अगर कोई आपको डाउट है या कुछ और पार्ट है जो आपको समझना है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मेरे को बताइए। मैं आपको उसको डाउट को तुरंत सॉल्व कर दूंगा या फिर उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।